Hello, today we will study accuracy and precision, error and significant figure. So first we will start accuracy and precision in class 11th. So accuracy और precision अगर आप देखें तो इस डायग्राम से आपको पता चलेगा। accuracy का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट एक जो रियल वैल्यू है उसके कितने करीब है। जैसे आप अगर फर्स्ट वाले बुलसाई में देखें तो ये येलो वाला पॉइंट ये आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो येलो वाले पॉइंट, येलो वाले सर्किल पर होना चाहिए। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सारे के सारे डॉट हमारे येलो पॉइंट या येलो वाले सर्किल पर है, तो हमारी ये वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। बट अगर हम सेकेंड वाले पे जाएं, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो था सर्किल ये येलो वाला, बट हमारे सारे के सारे डॉट इस येलो सर्किल से दूर बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू है या जो हमारा टारगेट है वो प्रिसाइज तो है मगर एक्यूरेट नहीं है। मतलब एक्यूरेट कब होता, जब ये पॉइंट यहां होते। बट एक चीज इसमें देखिए कि सारे के सारे डॉट एक दूसरे के करीब है, तो अगर एक दूसरे के करीब है तो ये कहलाता है प्रिसाइज, अगर टारगेट के बिल्कुल करीब है तो वो कहलाता है एक्यूरेट। अब अगर थर्ड वाले पे आइए, आप इस थर्ड वाले में देखिए कि सारे के सारे डॉट सर्किल में है येलो वाले और एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, तो ये हमारी वैल्यू एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो शॉर्ट में समझें, प्रिसाइज का मतलब होता है आपका आंसर बार बार वही आना, ये कहलाता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके कितने करीब आपकी वैल्यू आ रही है, वो कहलाती है एक्यूरेसी। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज एक्यूरेसी, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने करीब आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है। मान लीजिए ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, आप टाइम पीरियड वाला सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करें और उसमें जो आपका रिजल्ट आए वो 9.8 या उसके करीब आ जाए, वैल्यू 9.7 या 9.9 ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, तो आपका आंसर बहुत एक्यूरेट है। ठीक, अब आता है प्रिसीजन। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिसीजन? प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम वन अनदर, मतलब आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो एक दूसरे के कितने करीब है, ये कहलाता है प्रिसीजन। सपोज कर लीजिए आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू कैलकुलेट करने का सोचा और सिंपल पेंडुलम वाला आप एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, हर बार आपका आंसर 7.4, 7.3, 7.5 ये आए, तो आपकी वैल्यू प्रिसाइज तो है मगर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, दैट इज 9.8। अब वही चीज जो बुलसाई वाला दिया था वही एक बार और एक्सपेरिमेंट है, यहां पे समझ लीजिए इसे ध्यान से। देखिए यहां आपके सारे के सारे डॉट सेंटर वाले सर्किल पर और एक दूसरे के करीब है, तो हाई एक्यूरेसी है, हाई प्रिसीजन है। इसमें देखिए आपके टारगेट जो है वो है तो सेंट्रल वाले सर्किल के करीब मगर एक दूसरे के करीब नहीं है, तो एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन। अब ये वाले में देखिए आपके सारे के सारे डॉट करीब तो हैं मगर सेंटर पे नहीं है, तो प्रिसीजन तो है मगर एक्यूरेसी नहीं है। अब अगर इसमें देखें सारे के सारे डॉट दूर हैं और सेंट्रल सर्किल से भी दूर है, तो नो प्रिसीजन, नो एक्यूरेसी। अब देखिए ये आपकी बुक में दिया हुआ डायग्राम, अब इस पे आप समझे सेम वही चीज जो हमने वहां बताई है वही चीज यहां है। तो देखिए लिखा है इस वाले डायग्राम में ये सफेद वाले जो सर्किल हैं ये आपके डॉट्स हैं और ब्लैक वाला ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो पहले वाले में देखिए सारे के सारे व्हाइट डॉट एक दूसरे के करीब और ब्लैक वाले से दूर है, तो लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी। इसमें देखिए सारे के सारे व्हाइट डॉट एक दूसरे के करीब है बट ब्लैक वाले से दूर है, तो हाई प्रिसीजन बट लो एक्यूरेसी। इस वाले में देखिए सारे के सारे व्हाइट डॉट ब्लैक के करीब हैं बट एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे से दूर है, तो लो प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी।
अब ये वाले में देखिए सारे के सारे व्हाइट डॉट्स एक दूसरे के करीब भी और ब्लैक वाले के पास है, तो हाई प्रेसिजन हाई एक्यूरेसी। अब एग्जांपल लेते हैं दूसरा एक्यूरेसी पर। आपके पास दो बंदे थे जिसको आपने काम दिया कि आपको किसी बुक की लेंथ नापनी थी और उस बुक की एक्चुअल लेंथ थी 17.0 सेंटीमीटर। देखिए लिखा है हु इज मोर एक्यूरेट व्हेन मेजरिंग अ बुक दैट हैज अ ट्रू लेंथ ऑफ 17.0 सेंटीमीटर। आपके पास एक बुक थी जिसकी एक्चुअल लेंथ 17.0 सेंटीमीटर थी और दो बंदे थे, एक सुशांत एंड दूसरा एमी। इन दोनों को आपने कहा इस बुक की लेंथ नापो। सुशांत और सबको 4-4 एक्सपेरिमेंट करने थे दोनों को। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट में नापा तो इसकी एक वैल्यू आई 17.0 सेंटीमीटर, दूसरी आई 16.0 सेंटीमीटर, तीसरी आई 18.0 सेंटीमीटर एंड चौथी है 15.0 सेंटीमीटर। एमी का देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है, पहला रिजल्ट आया 15.5 सेंटीमीटर, 15.0 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर एंड 15.3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट में ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसने दी है वो है सुशांत ने, 17 के करीब है लगभग। बट क्या ये प्रिसाइज्ड वैल्यू है? नहीं। देखिए इसकी वैल्यू 17 भी आ रही, 16 भी आ रही, 18 भी आ रही, 15 भी आ रही। तो इसका जो मेजरमेंट का तरीका है वो प्रिसाइज्ड तो नहीं है, हाँ एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है। बट एमी के रिजल्ट पे अगर हम ध्यान दें तो एमी का रिजल्ट एक्चुअल या ट्रू लेंथ से बहुत दूर है। वो देखिए 15.5, 15.0, 15.2, 15.3। तो इसका जो आंसर आ रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, मगर देखिए इनकी वैल्यू बड़ी प्रिसाइज्ड है, एक ही वैल्यू के आसपास इसका एक्सपेरिमेंट टहल रहा है। तो इसकी मेजरमेंट एक्यूरेट है बट प्रिसाइज्ड नहीं, और इसकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज्ड है। देखिए आंसर लिखा है क्या हु इज मोर एक्यूरेट, हमें एक्यूरेट बताना था तो सुशांत में हमने ये येलो लाइन कर दी, येलो रेक्टेंगल बना दिया। ये क्या है मतलब एक्यूरेट वैल्यू है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है प्रिसीजन के लिए, विच सेट इज मोर प्रिसाइज। आपके पास 3 सेट है, देखिए 18.2, 18.4, 18.35, 17.9, 18.3, 18.85, 16.8, 17.2, 19.44। मतलब आपको प्रिसाइज्ड वैल्यू बतानी है, वो सेट जिसमें सारे रिजल्ट एक दूसरे के करीब है। तो वो कौन सा है? सेट 1। देखिए सेट 1 इज मोर प्रिसाइज्ड। प्रिसीजन पे एक और एग्जांपल दे देते हैं, वही वाला जो सुशांत और एमी वाला था। अब हमने कहा 17 पे निकालो उनका जो रिजल्ट था और हमने पूछा बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज्ड है। तो देखिए ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज किसकी है? एमी की। देखिए आंसर क्या हुआ? एमी। तो ये आपका खत्म हो गया था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब बात करते हैं एरर में। तो एरर इज इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज एरर? तो द डिफरेंस और द डेविएशन, the difference or the deviation from the true value of the measurable quantity is known as is known as error। आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आ रही है वो ट्रू वैल्यू से कितनी अलग है, ये उसका एरर कहलाता है। डेविएशन का मतलब कितना अलग आ रही है वैल्यू। तो आपसे आप एरर की डेफिनेशन याद कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज एरर और आंसर लिख लीजिए द डिफरेंस और डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज एरर। सपोज करिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है बट आपका आंसर 7.8 आ रहा है, तो आपका एरर कितना है? 2। अब एरर कितने तरह के होते हैं? देखिए हमारे पास 6 तरह के एरर हैं बट मेनली हम 3 एरर पढ़ते हैं। और ये मेजरिंग का मतलब एरर को मेजर करने के 2 अलग तरीके हैं। तो पहला है ग्रॉस एरर, फिर है सिस्टमैटिक एरर, फिर है रैंडम एरर, फिर है एब्सोल्यूट एरर और फिर है रिलेटिव एरर। तो देखिए इन एरर को आपको याद करना है क्योंकि डेफिनेशन इस बार के जो बोर्ड का 11th का पेपर हुआ था उसके जो हिल्स वाला पेपर था उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये 5 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करिए। ग्रॉस एरर की पहले हम डेफिनेशन बात करते हैं। तो देखिए व्हाट इज ग्रॉस एरर, जो हम बोल रहे हैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आप लिख लीजिए। देखिए ग्रॉस एरर क्या है? जनरली द फॉल्ट ऑफ द पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर।
सच एज इनकरेक्ट रीडिंग, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग एंड इनकरेक्ट यूज ईटीसी। मतलब कोई पर्सन मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान वो रीडिंग गलत नोट करता है और रीडिंग गलत रिकॉर्ड करता है, मतलब देखा तो उसने सही बट गलती से रिकॉर्ड कुछ और कर लिया। और इनकरेक्ट यूज, मान लो मेथड कुछ और था एक्सपेरिमेंट का और उसने कोई और मेथड यूज कर लिया। दे कैन बी अवॉइडेड ओनली बाय टेकिंग केयर ऑफ यूजिंग एंड रीडिंग ऑल इंस्ट्रूमेंट। मतलब पहले कह रहे हैं कि ग्रॉस एरर है क्या चीज, तो ग्रॉस एरर में आप लिखेंगे ग्रॉस एरर आर जनरली the fault of the person using the instrument such as incorrect reading, incorrect recording and incorrect use etc. How to reduce or minimize the gross error? The gross error can be minimized by avoiding only by taking care in use and recording all instrument. मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपका बड़ा केयर चाहिए रीड करते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त, लिखते वक्त और एक्सपेरिमेंट को यूज करते वक्त। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ग्रॉस एरर नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रॉस एरर है क्या? जनरली द फॉल्ट ऑफ द पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट सच एज इनकरेक्ट रीडिंग, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग एंड इनकरेक्ट यूज। ये आप लिख लीजिए ग्रॉस एरर में। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक एरर। देखिए सिस्टमैटिक एरर दो तरह के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर में पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में एरर है उसकी वजह से, और दूसरा आता है एनवायरमेंटल एरर, जो आसपास का माहौल है उसकी वजह से जो एरर पॉसिबल है उसका। तो पहले तो पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर का पहला पार्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर एरर्स इनहेरेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर। मान लीजिए कोई आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया और उसमें जो कंपोनेंट लगे हैं और जिन चीजों से वो कंपोनेंट चल रहे हैं, अगर वो कंपोनेंट सही नहीं है, फॉल्टी है, तो जो एरर आएगा उसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। सपोज करिए आपके पास एक वर्नियर कैलिपर्स है जिससे आप कोई चीज नाप रहे हैं, बट वर्नियर कैलिपर बहुत ज्यादा उसमें फ्रिक्शन है, जो आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, कायदे से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एरर इंस्ट्रूमेंट के मिस्टेक की वजह से होती है उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आता है एनवायरमेंटल एरर्स। Environmental errors are due to the condition external to the measuring device, including condition in the area surrounding and the instrument, like temperature, humidity and air pressure. मान लीजिए आप सपोज करिए रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं किसी वायर का, और रेजिस्टेंस की जो ट्रू वैल्यू थी वो 4 ओम थी, किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। बट मान लीजिए आप उस एक्सपेरिमेंट को एक ऐसे माहौल में कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में जहां पर टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस, तो अब आपको जो रिजल्ट आएगा वो 4 ओम तो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो तार का रेजिस्टेंस था वो 27 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया था। बट जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस वक्त टेम्परेचर कितना, 7 डिग्री सेल्सियस। तो जो एरर फिजिकल एनवायरमेंटल चेंज की वजह से आते हैं उनको हम कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर और एनवायरमेंटल एरर ये सिस्टमैटिक एरर है। इसके बाद आता है रैंडम एरर। देखिए रैंडम एरर क्या चीज है? These errors are due to unknown causes and occur even when the all systematic error have been accounted for। मतलब जब सारे सिस्टमैटिक एरर हटा भी दिए जाए उसके बावजूद कुछ एरर ऐसे आ जाते हैं जिन्हें रैंडम एरर कहते हैं। जैसे दिस वेरिएशन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी मेथड ऑफ द कैलिब्रेशन और अदर अननोन मेथड ऑफ कंट्रोल। मतलब इन रैंडम एरर जो होता है ये वो एरर है जिनको किसी भी तरीके से मिनिमाइज या खत्म ना किया जा सके। Random errors may be avoided by increasing the number of reading and using statistical means to obtain the best approximation of the true table of the quantity under measurement। मतलब देखिए कुछ एरर ऐसे होते हैं जो आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टमैटिक एरर की वजह से आ रहा है या ग्रॉस एरर की वजह से आ रहा है। मान लीजिए आपने सारी चीजें सही कर ली, उसके बावजूद भी कुछ एरर आ रहा है। अब उस एरर को सही करने का एक ही मेथड है, वो है आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करें। मान लीजिए किसी प्लेस पर ग्रेविटी की वैल्यू थी एक्चुअल में 9.1, बट आपने किताब में पढ़ी 9.8, तो आप कहोगे ट्रू वैल्यू 9.8 है, बट एक्चुअल जिस जगह आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू मान लीजिए सपोज करिए 9.1 है, तब आपका आंसर
9.1, 9.0, 8.9, 9.2 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। अब आपको लगेगा कि 9.8 इसकी ट्रू वैल्यू, इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट गलत है, इसमें सिस्टमैटिक एरर है, इसमें ग्रॉस एरर है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जगह बदल गई और उस जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास कहीं लिखी नहीं है। आप तो एक जनरल ग्रेविटी की वैल्यू को मान के चल रहे हो। तो ऐसे एरर को रैंडम एरर कहते हैं। अब मान लीजिए रैंडम एरर आ रहा है, तब आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें और जो वैल्यू आए उसको टेबल में बनाइए, और टेबल में बनाने के बाद उन सभी वैल्यू का एवरेज लीजिए। अब जो एवरेज का फाइनल आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड राइट वैल्यू, मतलब वही अब आपकी सही वैल्यू है उस प्लेस पर। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये एक्चुअल क्या होता है? जब एरर को मेजर करते हैं तो मेजर करने के तरीके हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर्स में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड द मेजरेबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मान लीजिए ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 है, बट आपका आंसर आ रहा है 9.1। तो इन दोनों चीजों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? सो एब्सोल्यूट एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू, एंड द वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल एंड द मेजरेबल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो देखिए यहां लिखा E इज इक्वल टू YN माइनस XN, ये वेरिएबल दिए गए, इसके कोई मतलब नहीं। E का मतलब है एब्सोल्यूट एरर, YN का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड XN का मतलब है मेजर्ड वैल्यू। अब उसके बाद आता है रिलेटिव एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर का एक एग्जांपल भी देख लीजिए। इफ द रजिस्टर इज नोन टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम विद अ पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 50 ओम, तो ये प्लस मान लीजिए अगर किसी जगह लिखा हो कि 500 ओम रजिस्टर्स की वैल्यू है और साथ में लिख दिया जाए प्लस माइनस 50 ओम, तो ये जो प्लस माइनस 50 ओम है इसी को कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं रैंडम एरर, सॉरी रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर इज द परसेंटेज और एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। मतलब अब आप समझिएगा इसको क्या कहना चाह रहे हैं। जो परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर होता है उसे कहते हैं रिलेटिव एरर। मान लीजिए हमारे पास 500 जो है ये इसकी ट्रू वैल्यू है और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो आ रही 450। तो परसेंटेज एरर का मतलब, सॉरी रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर, और अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए नीचे लिखा है percentages are usually employed to express error in resistance and other electrical quantity। ज्यादातर हम किसी भी चीज का जो एरर निकालते हैं वो परसेंटेज एरर में लिखा होता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, हमारे पास लिखा 20 वोल्ट और उसमें लिखा प्लस माइनस 0.1%, तो ये जो है रिलेटिव एरर है और रिलेटिव एरर का कौन सा पार्ट है? परसेंटेज एरर। बट अगर मान लीजिए लिखा होता 20 वोल्ट प्लस माइनस 0.1%, 20 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.02 वोल्ट। तो ये वैल्यू क्या होगी? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा है वो लगभग कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 20 में 0.02 ऐड कर दीजिए और 20 में 0.02 माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो उसकी ट्रू वैल्यू होगी। अब देखिए जो किताब में दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दीज एरर आर ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट लाइक एरर ड्यू टू डिफेक्टिव अलाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ग्रॉस एरर क्या है? दीज आर द एरर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कैजुअल अप्रोच ऑफ एक्सपेरिमेंट सच एज इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट सेटअप इन द ऑब्जर्वेशन पार्ट एंड कंप्यूटेशन। तो देखिए बुक की डेफिनेशन है। रैंडम एरर देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है? These arise due to small change in the condition of the experiment and incorrect judgment of the observer in taking reading। मतलब कंडीशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है तब रैंडम एरर आ सकता है, या फिर आपने गलत वैल्यू ऑब्जर्व कर ली है तो भी रैंडम एरर आता है। एब्सोल्यूट एरर देखिए, द डिफरेंस बिटवीन, ये बुक की डेफिनेशन है, आप इसको भी लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज द एब्सोल्यूट एरर। जो हमने उसमें पढ़ा है वही चीज यहां पर भी है।
रिलेटिव एरर देखिए लिखा द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड कैलकुलेशन इज नोन एज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर की बात आता है परसेंटेज एरर। इफ द फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 देन वी गेट व्हाट इज नोन एज परसेंटेज एरर। अब आता है इसका लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो देखिए इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी the digits measured accurately and the first doubtful digit are called significant figures। अगर आपसे पूछा जाए define significant figures तो आप आंसर लिखेंगे in the measurement of quantity the digits measured accurately, जो digit accurately measure की गई है वो, and the first doubtful digit, और वो digit जो doubtful है are called the significant figures। For example देखिए any measuring instrument can measure accurately only up to a certain limit। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है एक लिमिट तक ही वो कोई चीज मेजर कर सकता है। Therefore, in every measurement, the last digit of observation is always doubtful। मान लीजिए किसी रॉड की लेंथ थी 3.5 मीटर, तो हो सकता है जब नापे तो 3.5 से थोड़ी ज्यादा हो, बट आप लिखते हो 3.5 मीटर, तो जो आखिरी वैल्यू होती है वो डाउटफुल होती है। सपोज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब रीड बाय द वर्नियर कैलिपर्स इज 2.58 सेंटीमीटर। इन दिस लास्ट डिजिट 8 इज डाउटफुल। हो सकता है 2.57 हो, या हो सकता है 2.58 हो, या हो सकता है 2.59 हो, बिकॉज द लेंथ कैन बी एनीवेयर बिटवीन 2.57 टू 2.59 सेंटीमीटर। इट विल बी रेड एज 2.58 सेंटीमीटर। तो जो लास्ट डिजिट होती है ये अनसर्टेन होती है, तो इन तीनों डिजिट को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर पूछा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो यहां पे 3 है, 1 2 3। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर कोई दिया है इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डिफरेंट मेजर्ड क्वांटिटी द रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एज काउंटेड इन द लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी। कह रहे हैं जब हम 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए उसमें जो उसके सिग्निफिकेंट फिगर हो वो उस कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर होनी चाहिए जो लीस्ट एक्यूरेट हो। अब इसको समझने से पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास लिखा फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव टू ऐड 3 लेंथ्स। 3 लेंथ को हमें ऐड करना है 27.8 सेंटीमीटर, 1.324 सेंटीमीटर एंड 0.66 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, आंसर आता है 29.784 सेंटीमीटर। अब अगर इन तीनों में कहा जाए लीस्ट एक्यूरेट कौन सी है, तो लीस्ट एक्यूरेट है ये अप टू 1 डेसिमल प्लेस वाली, और मोस्ट एक्यूरेट क्या होगी अप टू 3 डेसिमल प्लेस वाली। तो जो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए लीस्ट एक्यूरेट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर दिए उसमें होने चाहिए। तो लीस्ट एक्यूरेट में कितने सिग्निफिकेंट है 3। तो अगर हम इस पे देखें 3 सिग्निफिकेंट मतलब 7 तक आना है, 7 के बाद क्या है 8 को इधर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 29.8। तो देखिए फाइनल आंसर कितना है 27.8। इसी तरीके से इस वाले में देखिए लिखा था इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया ये। अगर हम इन दोनों में कहें कि लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी, तो वो ये, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। तो यहां पे आ रहा है 2.49, तो राउंड ऑफ करेंगे 9 से पहले तो ये कितना हो जाएगा 2.5 आंसर हो गया। अब कहा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे गिनोगे। देखिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 सारे सिग्निफिकेंट है, 5 हो गए, इसमें 2 है। ऐसे ऊपर आइए इसमें देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। अगर इसमें कहा जाए तो देखिए डेसिमल से पहले अगर सिर्फ 0 लिखा है तो वो काउंट नहीं किया जाता, या डेसिमल के बाद तुरंत 0 आ जाए तो वो भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने 2 6 6 सिर्फ 2 है। अगर मान लीजिए 6 6 के बाद एक 0 और लगा देते तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 होते। देखिए किसी नॉन जीरो के बाद अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाता है, बट हम सिग्निफिकेंट की गिनती कब स्टार्ट करते हैं किसी नॉन जीरो से, पहले कोई नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। अगर यहां 1 लिख दें तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक, तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर। इन सब चीजों को आप किताब से लगाइए, जो ना आए वो पूछ सकते हैं।